हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट चैप्टर में चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, यानी वृद्धि क्या है, विकास क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, और उसके से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपके फैक्टर्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेजेस क्या होती हैं डेवलपमेंट की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से घुमा घुमा के, और ऐसा कोई टेट एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो एसटेट हो, यूपी टेट हो, जहाँ पे आपके स्टेजेस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों, ठीक है। और बहुत कन्फ्यूजन भी रहती है आप लोगों को, बट ये वीडियो देखने के बाद में नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और आप लोगों की ड्यूटी आप लोग ज़रूर पूरी करना। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, जिनका भी आप भला चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो स्टेजेस में आपकी 4 स्टेजेस आती है। सबसे पहले आता है आपका इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम कहते हैं शैशवाकाल, ठीक है, शिशु अवस्था भी कह देते हैं इसको। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यकाल, लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यकाल, और फिर आती है आपकी एडोलेसेंस, ठीक है। डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है उसमें 2 स्टेजेस और भी आती है आपकी, लेकिन जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो ये 4 ही होती है। एडोलेसेंस तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सीटेड एग्जाम में यहीं तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो आपकी सबसे पहले इसकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फेंसी की एज हमेशा बर्थ टू 2 ईयर्स रहती है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। बर्थ टू 2 ईयर्स की एज रहती है। यहाँ पे कई बार आपको क्या होगा, बर्थ से ना कह करके 0 to 2 ईयर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 0 to 2 ईयर अगर कहीं पे मेंशन हो आपका, और बर्थ टू 2 ईयर ना हो, तो 0 to 2 ईयर को भी हम सही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता हम उसको 0 बर्थ के टर्म में, मतलब जो ईयर के टर्म में हम उसको मान लेते हैं कि वो 0 है। अदरवाइज़ बच्चा 0 कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो 9 मंथ्स का तो अपने मदर के वूम में भी होता है, ठीक है। तो ईयर के टर्म में कई बार 0 to 2 ईयर यहाँ पे दे दिया जाता है, और उसको हम सही भी कंसिडर किया है सीटेट ने, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 to 6 ईयर का होगा, लेटर चाइल्डहुड आपका 6 to 12 ईयर्स का, और एडोलेसेंस आपका 13 to 19 ईयर्स का माना जाता है। अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ आपको ये आगे पीछे मिल सकता है, बट ये आपका स्टैंडर्ड रहता है। मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ, और फटाफट से देख लीजिए आप कि आपका जो शैशवाकाल है या शिशु अवस्था है उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आपका सबसे जो मेन आपका विशेषता है शिशु अवस्था की, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, यानी कि वस्तु स्थायित्व कहते हैं हम इसको। एक बच्चा, उसके लिए ऑब्जेक्ट का परमानेंस हो जाना, वस्तु का स्थायित्व हो जाना शैशवावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस? भाई बच्चे के सामने कल तक क्या है, अगर बच्चा मतलब जैसे कि 7 महीने का, 8 महीने का है, आपने उसके सामने एक टॉय था, ठीक है, उसका कोई डॉल था, कुछ था, आपने उसके पास से ले लिया और उसको छुपा दिया, ठीक है। तो बच्चा क्या कहेगा, अगर आपने उसको छुपा दिया, दैट मीन वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको लगेगा हाँ ठीक है गायब हो गया, सच में गायब हो गया वो। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, बच्चे को अगर आपने उससे कोई टॉय ले लिया और उसको छुपा दिया, तो बच्चे को ये पता रहेगा कि वो टॉय आपने छुपाया है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो यहीं पर है, वो वस्तु जो है वो स्थायित्व बच्चे के अंदर आ जाता है, और उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बहुत ही रैपिडली डेवलपमेंट होता है बच्चे का इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है। फिर आता है आपका यूज सेंसेस टू लर्न टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। सबसे बड़े जो उसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने का जो उसका सोर्स होता है वो उसके सेंसेस होते हैं, यानी बच्चा टच करके देखता है, फील करके देखता है, हर चीज़ को च्यू करके देखता है। तो उसके जो सेंसेस होते हैं वो उसके टीचर्स होते हैं, वही उसको सब कुछ सिखाते हैं इस एज में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अपने सेंसेस के थ्रू ही वो कलेक्ट करता है, क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडा है, क्या चीज़ नहीं है, वो क्या करता है अपने सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। रिस्पॉन्सेज टू वॉइस एंड टच, इस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में 0 से 2 ईयर्स में बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स करने लग जाता है किसी की वॉइस को। भाई आपने उसको कुछ कहा, आप अपने घर में कुछ भी बच्चे का नाम रख देते हैं, छोटू, मोटू, गोलू, मोलू, वो उसको क्या करता है, उस नाम को वो रिस्पॉन्स करने लगता है, वॉइस को रिस्पॉन्स करने लगता है, और टच को रिस्पॉन्स करने लगता है। आप उसको टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा, स्माइल करेगा या कुछ भी, ठीक है। सोशल स्माइल और सेपरेशन एंजाइटी, ठीक है, सोशली स्माइल बच्चा सीख जाता है, और एक सेपरेशन एंजाइटी बच्चे के अंदर आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मदर के पास बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर उसको फैमिली का कोई और मेंबर जो बहुत कम उससे मिलता है, या फिर बाहर का कोई मेंबर उसे उसकी मदर की गोद से अगर ले लेता है, वो तुरंत एकदम से रोना स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। वो भी आपकी किस में आती है, इन्फेंसी स्टेज में आती है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे, मेन जो आपके ये आपके रहते हैं आपका शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अर्ली चाइल्डहुड की, देखिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, सुने, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको कहीं पर भी देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको सिर्फ यही चाहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बंद करना है तो आप इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट बात है यहाँ पर समझने की। ठीक है, तो समझ के ज़रूर चलना। फिर आता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 to 6 ईयर्स माना जाता है। आप इसको एज को ज़रूर याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता होती है प्री स्कूल एज, जिसको हम कहते हैं टॉय एज, हम इसको कहते हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि टॉय एज किसको कहा जाता है, प्री स्कूल एज किसको कहा जाता है, प्री गैंग एज किसको कहा जाता है। ये जो प्री वर्ड लगा देते हैं ना यहाँ पे, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। प्री स्कूल एज मतलब कि बच्चा स्कूल से पहले की एज रहती है। ये प्रॉपरली एक फॉर्मल वे में जो बच्चा स्कूल जाता है वो जाना शुरू नहीं करता, प्ले स्कूल वगैरह में जाता है। टॉयज़ का खेलने का शौक सबसे ज़्यादा बच्चे को 2 to 6 ईयर्स में होता है। आप कहेंगे क्या 2 साल से कम के बच्चे को शौक नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उस वक्त उसको समझ नहीं होती है कि क्या उसका फेवरेट टॉय है, क्या उसका फेवरेट टॉय नहीं है। लड़का है तो वो उस टाइप के टॉयज़ को इंटरेस्ट दिखाने लगेगा, लड़कियाँ हैं तो वो अलग टाइप के टॉयज़ में इंटरेस्ट दिखाने लगेगी। प्लस क्या है, वो टॉयज़ के को मतलब उसके साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, तोड़ना फोड़ना, उसको किस तरीके से मतलब उसको मैनिपुलेट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ आती है। प्री गैंग एज, गैंग एज होती है आपकी जो लेटर चाइल्डहुड होती है, जब बच्चा गैंग बनाता है, दोस्त बनाता है, ये उससे पहले वाली एज होती है, इसलिए इसको प्री गैंग एज कहते हैं। ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर्स का बच्चा, आप लोग समझ सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको कहेगा, ये भी मुझे खुद करना है, ये भी मुझे खुद करना है, ये मुझे करने दो, ये मुझे करने दो। यानी कि जिस हर चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता था कल तक, आज उसमें क्या होगा, ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है। एक स्वायत्ता बच्चे के अंदर आ जाती है कि कुछ कुछ काम वो खुद से करने लगता है, जैसे अपने कपड़े पहनने लगता है और भी कुछ खाना खाने लगता है। ठीक है, तो एक ऑटोनॉमी डेवलप होती है। रैपिडली लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को सीखता है। आपने अपने घर में भी छोटे बच्चों को देखा होगा, फटाफट से वो वर्ड्स को सीख जाते हैं। कहीं कार्टून में देखा है तो वहाँ से 10 वर्ड्स पकड़ लेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। अब मैं अपने बेटे को ही देखती हूँ कई बार, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से सीखा है। पूछती हूँ कहाँ से सीखा है तो बोलेगा कि कार्टून से सीखा है, क्लास से सीखा है, मैम से सीखा है। ठीक है, तो बहुत ही रैपिडली बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ईगोसेंट्रिज्म, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो प्याजे कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। यानी कि बच्चा जो है वो मतलब आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे आसपास ही सोचती है। अगर मेरा कोई दोस्त है तो उसको सारी दुनिया जानती होगी। अगर वो अपने दोस्त का नाम बताएगा कि मेरे दोस्त का नाम राहुल है, और अगर आप ये कहते हैं राहुल कौन, तो वो सोचेगा आप तो दुनिया की सबसे मूर्ख आदमी है जिसको ये नहीं पता कि राहुल कौन है ना। उसको लगता है कि उसके बारे में, उसके सराउंडिंग के बारे में आपको सब कुछ पता है और वही इस पूरी दुनिया का केंद्र है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर बहुत होती है। दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ठीक है, इमिटेटिव बिहेवियर होता है बच्चे का, हर चीज़ में नकल करेगा। अगर वो टीवी देख रहा है तो उस बिहेवियर की नकल करेगा, पेरेंट्स को देख रहा है तो उस बिहेवियर की नकल करेगा, कभी मम्मी बन के घूमेगा, कभी पापा बन के घूमेगा। अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा बच्चे का इमिटेटिव बिहेवियर होता है। एक्टिव मेंबर होता है वो अपनी फैमिली का। ठीक है, इससे पहले 0 to 2 ईयर्स में बच्चा जो अपनी फैमिली का बहुत एक्टिव मेंबर नहीं होता, बट इस टाइम पीरियड में बच्चा जो है हर चीज़ के लिए अपनी फैमिली में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सोशलाइजेशन एक्सपेंड बियॉन्ड होम, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है, अब तक क्या होता है, सिर्फ होम को ही वो अपना संसार मानता है, बट इस एज में आकर के उसका सोशलाइजेशन थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। उसके बाहर के फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल में जाता है जैसे कि वो। ठीक है, तो सोशलाइजेशन उसका एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि 7 से 11 साल का बच्चा आता है लेटर चाइल्डहुड में। इसको हम कहते हैं गैंग एज। ठीक है, बच्चा इसमें क्या होगा, दोस्तों के साथ में रहना पसंद करेगा, एक गैंग बनाएगा, बाहर उसके कुछ दोस्त होंगे। ठीक है, अर्ली स्कूल एजेस भी इसको कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है वो अपने एक फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू करता है। क्वारलसम एज भी होती है, यहाँ पे बच्चे के थोड़े बहुत झगड़े होना शुरू हो जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और इन सब में। प्ले एज इसको कहा जाता है, यानी खेल की अवस्था माना जाता है। बच्चा खेल कूद में सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लगता है लेटर चाइल्डहुड के अंदर। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चे के अंदर। बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन करेगा, और अगर किसी चीज़ का आंसर देगा तो भी वो लॉजिकली आंसर देगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उटपटांग पूछ रहा है, कुछ भी उटपटांग आंसर कर रहा है। इससे पहले वाली स्टेज तक बच्चे में लॉजिक नहीं डेवलप होता है, बट लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में लॉजिक डेवलप हो जाता है। यहाँ पे स्कूल जो होती है वो बच्चे की मेन एजेंसी होती है। यहाँ से वो स्कूल से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो यहाँ पे स्कूल जो है वो मेन एजेंसी रहती है। लेटर चाइल्डहुड में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोलेसेंस की,
एडोलेसेंस आप जानते हैं कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, 13 से लेकर के 19 साल की अवस्था, जो कि आप सभी की मतलब बड़ी ही यादगार अवस्था है, ठीक है। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने कहा है ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था यानी तनाव और तूफान की अवस्था रहती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और तूफान जो होता है वो आपका किशोरावस्था में रहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस आता है बच्चे के अंदर में, ठीक है। एरिक एरिक्सन जैसे कि कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, उसे ये नहीं समझ में आता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। उसको अपनी स्टेज को लेकर भी मतलब क्राइसिस रहता है कि मैं पूरी तरह से ना तो बच्चा हूँ फिलहाल, ना मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि घर वाले भी उसको एकदम से याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे हो और एकदम से याद दिलाते हैं कि तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी बच्चा जो होता है बहुत स्ट्रेस में और थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है कि उसके साथ ये इमीडिएटली क्या हो रहा है, कि उसके फिजिक्स में चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में उसके चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। एडोलेसेंस में ट्रांजिशन पीरियड हम इसको कहते हैं। एक तरीके से ये ब्रिज का काम करता है आपका, जो आपका लेटर चाइल्डहुड है और उसके अलावा जो अडल्टहुड है उसके बीच एक ब्रिज बनाता है जो एडोलेसेंस होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक तरीके से बच्चे से आपका किशोर बन रहा होता है, तो इसको हम ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। मिरर एज इसको कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन एचटेट में पूछा गया था कि मिरर एज कौन सी होती है, तो एडोलेसेंस को मिरर एज कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है आपने देखा होगा कि एडोलेसेंस में आप लोग जब अपना कॉलेज में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सारा टाइम अपने मतलब शीशे में देखते रहते हैं, मिरर में देखते रहते हैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे नहीं लग रहा हूँ, हेयर्स कैसे लग रहे हैं, फेस कैसा लग रहा है, पिंपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या होती है, आपकी मिरर एज होती है। मोस्ट क्रिटिकल एज होती है आपकी जो आपकी एडोलेसेंस होती है। एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का मेंबर भी जो एडोलेसेंस होता है वो बन जाता है। इस टाइम पे आपको ये भी देखना होता है क्या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोसाइटी के एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडोलेसेंस है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम, जैसे कि जो चीज़ें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उसको प्रभावित करते हैं कुछ कारक। यानी कि एक बच्चे का डेवलपमेंट आप देखते हैं बहुत अच्छा हो जाता है और एक बच्चे के डेवलपमेंट में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसका रीज़न क्या है, कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो आंतरिक होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। आंतरिक कारक कौन से होते हैं जिनको एक्चुअल में देखा जाए तो हम चेंज नहीं कर सकते कुछ कुछ मामलों में, ठीक है। वो होते हैं आपके हेरिडिटिक फैक्टर, वंशानुगत कारक। यानी कि जो आपको आपकी हेरिडिटी से मिल चुके हैं वो एक तरीके से आपके डेवलपमेंट में एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आपको जैसे जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, जैसे आपको हेरिडिटी मिली है उसी तरीके का डेवलपमेंट आपका हो पाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, ठीक है, वो वाले जो फैक्टर होते हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं। जैविक और संवैधानिक फैक्टर, यानी कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्टर है, जिस तरीके के माहौल में आप रहते हैं, जिस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में आप रहते हैं, वो फैक्टर भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस का फैक्टर आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है कि आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है, मतलब आप किस क्वेश्चन में लाई करते हैं, किस तरीके की इंटेलिजेंस आपके अंदर होती है, ठीक है। फिर आता है आपका सोशल फैक्टर, जो आपकी सामाजिक प्रकृति है, किस तरीके के समाज में आप रहते हैं, किस तरीके की सोसाइटी में आप रहते हैं, वो भी आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेगा। एक अच्छी सोसाइटी अगर आपके आसपास है तो आपका क्या होगा, अच्छा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आपकी हेल्थ जो है वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। इमोशनल फैक्टर यानी भावात्मक कारक, इमोशनली आप कैसे हैं, कितनी स्टेबिलिटी है आपके इमोशंस में, कितनी फ्लैक्चुअलिटी है, वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, ठीक है। आपके इमोशंस जो होते हैं बहुत ही खतरनाक रोल प्ले करते हैं, बनी बनाई बात को बिगाड़ भी सकते हैं और बिगड़ी हुई बात को बना भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहरी कारक होते हैं आपके विकास को प्रभावित करने वाले। उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है आपका माँ के गर्भाशय में जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट इन द वूम ऑफ द मदर। इसको पहले इंटरनल फैक्टर में गिना जाता था, बट अगर इसको एक थोड़ा सा लॉजिकली वे में देखा जाए और कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी इसको दिया गया लास्ट कुछ ईयर्स में, तो माँ के जो वूम का एनवायरनमेंट होता है उसको एक्सटर्नल फैक्टर गिना जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसका असर जो होता है वो माँ के जो गर्भ में बच्चा होता है उस पर पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद में द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भाशय के दौरान माँ का शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर में काउंट होता है। अगर मदर जो होती है वो बहुत ही अगर वो स्ट्रेस में है, अगर वो किसी भी तरीके के तनाव में है, तो उसका सीधा जो असर होता है वो उसके बच्चे पर पड़ता है, तो उसको भी हम एक्सटर्नल फैक्टर में काउंट करते हैं, क्योंकि मदर के अंदर जो भी टेंशन होगी या कुछ भी होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से होगी। ठीक है, उसके बाद में द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रो विद इन द वूम ऑफ द मदर, जो भी उसके गर्भाशय में भ्रूण को जो पोषण मिलेगा, जो गुणवत्ता मिलेगी, जो मात्रा मिलेगी, वो भी आपका क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। गर्भाशय में बच्चे को अगर कोई नुकसान हो जाता है किसी तरीके की दुर्घटना से या फिर कोई और तरीके से, कोई अल्कोहल ले लिया अगर किसी मदर ने, उसकी वजह से अगर बच्चे को कोई डैमेज हो जाता है तो भी वो एक्सटर्नल फैक्टर में काउंट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होती है जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जो एनवायरनमेंट उसको बच्चे को जन्म के बाद मिलता है वो भी उसके विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का जो पीयर ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, उसके साथ में उसका क्या रिलेशनशिप है, उनकी कैसी कंपनी में बच्चा रहता है, वो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक बच्चा एडोलेसेंस में अगर बहुत अच्छी संगत में रहता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से विकास कर पाता है। अगर उसी एज में अगर वो गलत संगत में पड़ जाता है तो वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो बिगाड़ लेता है। ठीक है, पेरेंट्स एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड, तो पेरेंट्स और फैमिली से जो एक केयर रिसीव होती है बच्चे को, जो उसको देखभाल मिलती है, जो संभाल मिलती है, वो भी बच्चे को प्रभावित करती है, उसके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, कि किस तरीके का ह्यूमन बीइंग वो बनेगा। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन लाइफ, जो भी उसके लाइफ में एक्सीडेंट होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो भी उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड, किस तरीके की स्कूलिंग उसको रिसीव होती है, किस तरीके के स्कूल में वो जाता है, किस तरीके की एजुकेशन उसको मिलती है, किस तरीके के टीचर्स उसको मिलते हैं, वो भी उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। द क्वालिटी ऑफ नेबरहुड एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, किस तरीके का उसका नेबरहुड है, पड़ोसी कैसे हैं, सराउंडिंग्स कैसा है उसका। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह में आप रह रहे हैं और आपके आसपास के जो नेबर है वो बहुत ही मतलब अजीब से सोच के हैं, बहुत ही मतलब संकुचित मानसिकता के हैं अगर, तो बच्चे का जो विकास होगा वो उसी तरीके से हो पाएगा, क्योंकि हमारा सराउंडिंग जो है हमें बहुत हद तक प्रभावित करता है। पेरेंट्स भी उस सराउंडिंग से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, तो इसीलिए उसकी क्वालिटी भी बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू अ चाइल्ड, बच्चे के पास में एजुकेशनल और वोकेशनल फैसिलिटीज़ कितनी है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, वो भी उसका विकास को प्रभावित करती है। एक बच्चा है जो किसी ऐसे मतलब फैमिली ग्रुप से आता है, किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे उसको इतनी सारी एजुकेशनल और वोकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, लेकिन उसके अंदर वही कैलिबर है जो एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास में है, तो यहाँ क्या होगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने की वजह से उसका वो विकास नहीं हो पाएगा जो उस दूसरे स्कूल के बच्चे का होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली, आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का इकोनॉमिकल और सोशल जो स्टेटस है उससे भी बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक गरीब घर का बच्चा जो अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जिसकी वो भी अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो एजुकेशन को वो प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा, और एक दूसरे घर का बच्चा है जिसकी बेसिक्स पूरी हो पा रही हैं और उसके पास में अच्छे खासे सोर्सेज हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो एक अलग तरीके का होगा और दूसरे बच्चे का अलग तरीके का होगा, तो ये भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा पॉइंट रहता है जो कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर क्या है या फिर इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, आप ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आपको क्या मतलब है इस चीज़ से, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। Proper environment should be provided in school and they should be encouraged to express their feeling as a teacher। अगर आपको पता होगा कि बच्चा अपने डेवलपमेंट के किस स्टेज में है तो आप उस स्टेज के अकॉर्डिंग उस बच्चे की फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे और उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे पाएंगे, उसको प्रोवाइड कर पाएंगे एनवायरनमेंट, उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एंकरेज करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चा इस एज में है, जैसा कि आपको पता है कि बच्चा जो है इस एज का है तो एडोलेसेंस में है, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर खुद इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो कुछ अगर ऐसी हरकत करता है जिससे कि वो स्ट्रेस में है
है, ठीक है, एंजाइटी है उसको, तो आप क्या है, आप उसको समझ पाएंगे, आप उसके दोस्त बन करके उसको सलाह दे पाएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, आप उसको क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, प्रयोग करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ चाइल्ड एंड एक्सप्रेस फेथ इन चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चे के अंदर, आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे कि हर बच्चा जो होता है वो अलग होता है और हर बच्चा अपने आप में खास होता है, और उसमें आप क्या करेंगे, भरोसा दिखाएंगे हर बच्चे के अंदर में कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी जो इंडिविजुअलिटी है उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस शुड बी गिवन इन होम एंड स्कूल, आपको क्या करना है, बच्चे को सुरक्षा भी देना है और स्वतंत्रता भी देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसकी अगर गहराई को समझा जाए तो कि मतलब आप एक बहुत अच्छे पेरेंट और एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। आपको घर में भी और स्कूल में बच्चे को क्या करना है, एक सुरक्षा प्रदान करनी है, लेकिन उस सुरक्षा का मतलब बच्चे के लिए बंधन नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि वो अपने पंख फैला करके उड़ ना पाए, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एक सिक्योरिटी देनी है और साथ साथ में आपको उसको एक आज़ादी भी देनी है, ठीक है, कि वो अपनी भावनाओं को, अपने जो भी उसकी ड्रीम्स है उसको वो क्या कर सके, आपके सामने रख सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। इमोशंस शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, आपके बच्चे के जो इमोशंस है उसको आपको प्रॉपरली ट्रेंड करना है। इमोशनल एनर्जी शुड बी प्रॉपरली डायरेक्टेड इन यूजफुल एंड सोशली अप्रूव्ड चैनल, इमोशनल जो एनर्जी होती है वो कई बच्चों में, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको देखना है कि उस गुस्से को आपको यूजफुल डायरेक्शन में कैसे लगाना है। जैसे मिल्खा सिंह का एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, तो उनके टीचर ने ही उनके इस क्वालिटी को देखा, इस क्वालिटी को कह लीजिए या कमी को कह लीजिए, उन्होंने देखा कि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया और उनको वो जो आपका दौड़ में उनको हिस्सा लेने के लिए कहा कि आप अपनी इस एनर्जी को, जो आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप इसको यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो एक टीचर जो होता है वो बच्चे को बहुत हद तक उसका रास्ता जो है वो दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक टीचर का रोल रहता है। तो ये आपके कुछ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों के साथ में पूरा कोर्स जो है वो शेयर करूँगी सीटेट का। फ़िलहाल हम CDP पे चल रहे हैं, जैसे ही आपका फॉर्म्स फिलअप होने लग जाते हैं उसके बाद में हम बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।